हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में कि एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती हैं। उससे पहले बच्चों कुछ हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्लॉक्स क्या होती हैं। मत पहले हमको ये तो पता चले कि क्लॉक कैसे काम करती हैं, फिर हम जाएंगे एटॉमिक क्लॉक्स पे, ये क्यों यूज़ में आई और इनका अभी प्रेजेंट यूज़ कहाँ पर हो रहा है, इनके बारे में जानेंगे। और बच्चों इसके बाद हम इस ही लेक्चर में जीपीएस कैसे काम करता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या कोई भी आपका नेविगेशन सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो बच्चों, पहला क्या है, व्हाट इज टाइम। अब देखो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम क्या है। फिजिक्स में हम अभी इस लेवल पे टाइम को ऐसे कहते हैं कि टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट। मतलब कोई इवेंट कितना तेजी से हो रहा है, कितना धीरे हो रहा है, या एक इवेंट से दूसरा इवेंट कैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये टाइम बताता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने क्या बना दिया है, एक ये एटम बना हुआ है और ये एक आपकी नॉर्मल क्लॉक है। ये मिला दिया गया तो आपकी एटॉमिक क्लॉक बन गई। बच्चों ये मैंने बस दिखाने के लिए बना दिया है। इस एटम का इस क्लॉक से क्या लेना देना, आप भी सोचो कि ये एटम का क्या लेना देना आजकल की क्लॉक्स में आ गया है। देखते हैं, ऐसा नहीं कि जो आप घड़ियाँ पहन लो उसमें एटॉमिक क्लॉक यूज़ हो रही है, लेकिन कहाँ यूज़ होती है वो भी हम जानेंगे। इसका यूज़ क्यों करते हैं बच्चों, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे बच्चों आपके जो हाथ में घड़ी है या जो रिस्ट वॉच है या जो आपके घरों में दीवारों पे लगी है वॉल क्लॉक है, वो 1 सेकेंड मिनिमम जो टाइम मेजर कर सकती है वो 1 सेकेंड है। मतलब आप उससे, अगर आपसे कोई कहे कि 0.2 सेकेंड बता दो तो आप नहीं बता पाओगे, या आपसे कोई कहे कि 1 माइक्रो सेकेंड यानी कि 10⁻⁻6 सेकेंड बताओ कब हो रहा है, तो आप नहीं बता पाओगे। इस केस में यहाँ पर रोल आता है एटॉमिक क्लॉक का। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कन्वेंशनल क्लॉक कैसे काम करती है, तब आप जान जाओगे कि एटॉमिक क्लॉक हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों देखो, हिस्ट्री ऑफ क्लॉक्स में सबसे पहले, इन सब को जानने से पहले, मैकेनिकल क्लॉक्स मैंने बताई हैं, पेंडुलम क्लॉक्स हैं और भी आपकी क्वार्ट्ज क्लॉक्स हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले बच्चों एक चीज़ जान लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, कि टाइम हम मेज़र कैसे करेंगे। जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आप थर्मोमीटर यूज़ कर लेते हो, थर्मोमीटर में मरकरी भरी होती है। जैसे ही टेम्परेचर आप कांटेक्ट में आता है, टेम्परेचर बढ़ा होता है, मरकरी एक्सपेंड करती है। ये मैं किस थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आपने थर्मोमीटर्स देख रखे हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब यहाँ पर टाइम के लिए हम ऐसा क्या रेफरेंस यूज़ करें, तो बच्चों टाइम के लिए जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी एलिमेंट होता है। फ्रीक्वेंसी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, फ्रीक्वेंसी एलिमेंट का मतलब हुआ कि जो भी आपका एलिमेंट है वो साइक्लिक मोशन या टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा है। साइक्लिक मोशन, साइक्लिक मोशन बच्चों क्या होता है, वो मोशन जो आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट करता है। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम बच्चों आप जानते हो, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है और नीचे बॉब लटका होता है, वो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो देखो ये मीन पोजीशन, ये गया आपका लेफ्ट में, मतलब आप जहाँ से देख रहे हो वहाँ से राइट में जा रहा है, ये फिर मीन पोजीशन पे आया, ये फिर इधर गया और फिर ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो साइक्लिक मोशन कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्या बच्चों, ये काउंट करेंगे कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में करें, तो हमको 1 सेकेंड पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो अगर हम ये मेजर कर लें कि कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकंड में कर रहा है, तो हमको पता चल जाएगा 1 सेकंड। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, जैसे कि मैकेनिकल क्लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉक, मैकेनिकल क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक। तो मैकेनिकल क्लॉक्स में सबसे बेसिक एग्जाम्पल है पेंडुलम। ये आपकी सबसे पुरानी क्लॉक, मतलब सदियों पहले यही चलती थी। इसको आपने देखा भी होगा, मूवीज़ में देखा होगा, दुकानों पे लगी रहती हैं। ये मतलब एक शोबाजी के लिए लगी रहती हैं। आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया क्लॉक्स आ गई। देखो ये एक आपकी पेंडुलम क्लॉक है। ये कैसे काम करती है बच्चों, देखो ये एक आपकी मीन पोजीशन है, क्योंकि अभी आपका पेंडुलम इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसको हम जीरो लाइन बोल देते हैं। अब होता क्या है, ये जो आपका पेंडुलम है ये जाता है इधर लेफ्ट में, फिर जाएगा मीन पोजीशन पे, फिर जाएगा राइट में, फिर आ जाएगा मीन पोजीशन। ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। हम क्या बोले, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जब ये पेंडुलम एक साइकिल कंप्लीट करता है तो ये जो आपकी क्लॉक है इसमें 1 सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों ध्यान से समझो, अब ये दूसरा साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 सेकेंड हो गए। यानी कि इस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी एलिमेंट यहाँ पर पेंडुलम यूज करा गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 1 हर्ट्ज। अब बच्चों यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं, वो हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह पेंडुलम क्लॉक्स में जैसे हम पेंडुलम के यूज करते हैं एज अ फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, यानी कि जिसके वाइब्रेशंस को काउंट करें तो हमको पता चल जाए, वाइब्रेशन या साइक्लिक मोशन को काउंट करें तो पता चल जाए कि कितना टाइम 1 सेकेंड हुआ है, जिस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी हो। अब बात आप समझिएगा,
ये जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया आपको ट्यूनिंग फॉर्क। ये बच्चों एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, इसको जैसे ही हिट करोगे ये वाइब्रेट होगा। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के आते हैं, जैसे मान लीजिए 140 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज, ये स्टैंडर्ड कुछ फ्रीक्वेंसीज है आते हैं ये। अब 140 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा कि जब ये ट्यूनिंग फॉर्क 140 साइकिल कंप्लीट करेगा तब आप कह दोगे 1 सेकंड हो गया। मतलब जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है और मैंने उसको हिट करा इसे और ये वाइब्रेट करने लगा, तो वाइब्रेशन जब इसके मैं काउंट करूं, 1 वाइब्रेशन, 2, 3, 4, 5, और जब 140 वाइब्रेशन हो जाए, 140 वाइब्रेशन हो जाए, तब मैं कह दूंगा कि 1 सेकंड हो गया। अब आप सोचोगे इतनी जल्दी? हाँ बच्चों, ये बहुत तेजी से होते हैं, वो दिखता नहीं है आपको। जैसे कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म, ये देखो, ये मैकेनिज्म पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस प्रिंसिपल पे जा रहा हूँ। ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है इसको वाइब्रेट करने के लिए। ये जब 140 हर्ट्ज मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको वाइब्रेट कराया है, तो हमने मेज़र कर लिया कि हाँ भाई 140 हर्ट्ज हो गया, 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। ये मोशन ट्रांसमिट होगा आपका, पहले सेकंड व्हील में जाएगा, फिर मिनट व्हील में, और फिर आर व्हील में। ये गियर ट्रेन के थ्रू जाता है, क्योंकि आप मेज़र तो सेकंड कर रहे हो ना, लेकिन आपको अल्टीमेटली मिनट भी मेज़र करना है और आपको आर भी मेज़र करना है, तो उसके लिए गियर ट्रेन आप यूज़ कर लेते हो। यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है वो क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क। क्या है बच्चों? ट्यूनिंग फॉर्क। अब इसी तरह एक स्प्रिंग क्लॉक्स, आप लोगों ने बच्चों अपने पापा या दादा या दादी की घड़ियों में, पहले मम्मी की घड़ियों में देखा होगा, वो घड़ी वाली जो बोलते नहीं थे कि इसमें कांटे वाली या चाबी वाली क्लॉक्स है, तो उसमें क्या करते थे, कुछ टाइम के बाद वो चाबी जिसको बोलते थे की, उसको भरना पड़ता था। वो क्यों भरी जाती थी? क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट होता था वो ये स्प्रिंग होती थी। ये क्या होती थी, एक टाइम के बाद ये वाइंडेड स्प्रिंग यानी कि कसी हुई स्प्रिंग थी, ये ढीली होती थी। इसका जो रेट ऑफ अनवाइंडिंग है वो बताता था कि कितना टाइम हो रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद ये पूरी जब ढीली हो जाती थी या अनवाइंड हो जाती थी तो हमको इसको टाइट करना पड़ता था। ये स्प्रिंग क्लॉक है, ये भी एक तरीके की मैकेनिकल क्लॉक है। अब बच्चों दिक्कत इसमें क्या आ रही थी मैकेनिकल क्लॉक्स में? मैकेनिकल क्लॉक की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी बच्चों कि इसमें मैकेनिकल एलिमेंट थे, यानी फिजिकल एलिमेंट थे, जैसे कि आपका पेंडुलम और ये स्प्रिंग और ये ट्यूनिंग फॉर्क। अब हो क्या रहा है बच्चों, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन एलिमेंट्स की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि ये इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाता है। आप भाई ऐसी क्लॉक चाहते हो जो यहाँ पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पर पॉइंट ए इंडिया में बैठा हूँ, तो मेरी क्लॉक जो टाइम मेजर 1 सेकेंड अगर बता रही है, तो जो बंदा मान लो यूएस में बैठा है उसकी क्लॉक भी 1 सेकंड बता। मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, यहाँ 9 बज रहा है तो वहाँ कुछ और टाइम, और टाइम की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ड्यूरेशन। तो यहाँ जो क्लॉक 1 सेकंड बता रही है वहाँ पर भी 1 सेकंड बताना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैंने आपसे जब यूनिट मेजरमेंट पढ़ा रहा था तो हम लोगों ने डिस्कस भी करा था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी तो पूरी दुनिया भर में स्टैंडर्ड फिक्स है कि भाई 1 सेकंड इतना ही होगा। तो अब दिक्कत क्या हो रही है कि क्योंकि जैसे पेंडुलम ही था, सर्दी या गर्मी में भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा और वो गलत रीडिंग बताने लगेगा। तो यानी कुल मिलाकर ये जो क्लॉक्स हैं इनमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है और इनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होते हैं। आप एग्जैक्ट पेंडुलम सीधा नहीं बनाया, आपने थोड़ा टिल्ट कर दिया तो आपकी क्लॉक गलत बताने लगे। अब ये बड़ी दिक्कत थी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के दिमाग में कि इसको कैसे करेक्ट करा जाए, क्योंकि इसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट सिस्टम नहीं बना सकते हो जो टेम्परेचर और इन्वायरमेंट से इफेक्ट ना हो। तो 90s 20s में हमारे पास 20s में 1920 1930 के बीच में क्वाड क्लॉक्स का इन्वेंशन हुआ। इसने बच्चों घड़ियों की दुनिया या क्लॉक्स की दुनिया को चेंज कर दिया। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्वार्ट्ज एक आपका क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल है, सिलिका से बनता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये बेस्ड होता है एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि जब भी इस क्रिस्टल पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या पावर, इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, तो ये बच्चों वाइब्रेट करने लगता है। मतलब कि ये क्रिस्टल है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये क्या होगा बच्चों? ये वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। आप इसके वाइब्रेशन को मेजर कर लोगे और इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, जो एक क्लॉक्स में क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है, इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, वो है लगभग 32,768 हर्ट्ज। यानी जब ये इतने नंबर ऑफ साइकिल्स कर लेगा तब आप कह दोगे कि 1 सेकेंड हो गया। अब इसकी बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि ये बहुत एक्यूरेट होता है। मतलब कि आपने अगर क्वार्ट्स, जो आपने देखा भी होगा घड़ियाँ जो आप पहनते हो, क्वार्ट्स क्लॉक होती है, क्वार्ट्स वॉचेस होती हैं,
वो बहुत एक्यूरेट होती हैं। ये लगभग हो सकता है कि एक दिन में लेस देन 1 सेकेंड लूज़ करती हैं, मतलब लूज़ तो ये भी करती हैं, मतलब धीमे तो ये भी पड़ जाती हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे कि ये वाइब्रेटिंग एलिमेंट है, इस पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, ये जोल्ट करा, लेकिन टाइम के साथ ये क्या होगा, धीमा पड़ता जाए, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने दी है वो एक फिक्स पल्सेस में जा रही है। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूअस है, वरना वाइब्रेट ही नहीं करेगा, एक बार करेगा फिर रुक जाएगा। आप पल्सेस में दे रहे हो, ये वाइब्रेशन हुआ और फिर धीमा पड़ गया, तो आप क्या कहोगे, क्वार्ट्स में भी कुछ डिफेक्ट है, इसकी प्योरिटी किसी एक क्लॉक में मान लो क्वार्ट्स जो आपने बनाया बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत अच्छा क्रिस्टल है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छी है, इतनी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है। किसी में क्या है कि वो इतना प्योर नहीं है तो उसकी कुछ कम होगी। कुल मिला के कहने का मतलब है इसमें भी एरर आती हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी मैकेनिकल क्लॉक्स में आती हैं। इसमें आप लेस देन 1 सेकेंड लूज करोगे एक दिन में, यानी अगर आपकी क्लॉक में डिले हुआ तो वो 1 सेकेंड का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये बच्चों मैकेनिज्म देख लो, ये एक क्वार्ट्ज ऑसिलेटर है, ठीक है बच्चों, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसको जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पल्सेस देनी है जब ये वाइब्रेट कर रहा है वो भी दे रहा है, और ये काउंट भी कर रहा है कि कब भाई साहब इसने क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने इतने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर लिए। उस हिसाब से ये जो आपका कॉइल और मैग्नेट, ये मोटर मैकेनिज्म है भाई, आप सेकंड जो है आपका 1 सेकंड जब होगा तो इतना ही तो मूव करेगा, तो आपको जब जब 1 सेकंड पूरा हो रहा है तब तक आपको इस मोटर को पावर देनी है। उसके लिए आपका ये कॉइल, मैग्नेट, मोटर और ये पूरा सिस्टम बना रखा है। पूरा सिस्टम मैकेनिकल क्लॉक की तरह ही है, बस वाइब्रेटिंग एलिमेंट आपका पेंडुलम, स्प्रिंग, ट्यूनिंग फॉर्क, इसको हटाकर हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल को ले लिया जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, जो कि कहता है कि ऐसे क्रिस्टल्स में जब हम इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना आपने वोल्टेज दिया है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर हमने 1 सेकेंड मेजर कर लिया। अब इतनी फ्रीक्वेंसी का मतलब तो बच्चों यही है कि अगर हम चाहें, इसका मतलब क्या है बच्चों, मेरे दिमाग में ये आ रहा है इसका मतलब कि अगर कोई क्लॉक, ये क्लॉक इतने नंबर ऑफ साइकिल करेगी तो 1 सेकेंड हो जाएगा। तो मान लो मुझसे कोई कहे कि इस क्लॉक को आप यूज करके मिनिमम टाइम कितना बता सकते हो, तो मैं कहूंगा भाई अगर मैं एक साइकिल मेजर करूं कि एक साइकिल में कितना टाइम हुआ, तो मैं इतना ही टाइम तो बता सकता हूं, 1/32768 सेकेंड। बात समझना बच्चों, जब इतने नंबर ऑफ साइकिल हुए तो 1 सेकेंड मिला, तो 1 साइकिल में कितना टाइम होगा, 1/32768 सेकेंड। लेकिन उसके लिए हमको ये मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा। अब आपके जो वॉच जो आपके हाथों में है या जो आपके क्लॉक वॉल है, इसमें तो हमको ज़्यादा इतना टाइम चाहिए ना, हमको 1 सेकेंड बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। इवन 1 सेकेंड भी आप कहाँ ही देखते हो, हम लोग तो 1 घंटा भी बर्बाद कर देते, पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इनका यूज़ होता है, कहाँ होता है वो सब हम बाद में जानेंगे, इतना प्रिसाइज टाइम हमको क्यों चाहिए होता है। अब बात आती है बच्चों एटॉमिक क्लॉक्स की। हमने कमियां जान ली कि ये क्लॉक कितनी भी अच्छी हो, वाइब्रेटिंग एलिमेंट होगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, टाइम के साथ वो धीमे पड़ जाएगा, वो अपनी एनर्जी लूज करके धीरे हो जाएगा और फिर उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो वॉच है, जो क्लॉक है, वो या तो धीमी पड़ जाएगी या बंद भी हो सकती है। तो यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक का पूरा सीन आता है। अब बच्चों अगर आपको याद हो, यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने कहा था जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसके साथ एक केस स्टडी जरूर पढ़ेंगे। एटॉमिक क्लॉक से अच्छी केस स्टडी कोई नहीं हो सकती आज के टाइम पे। देखो बच्चों 1 सेकेंड की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी, आपको याद होगी। अब आपको सब समझ में आएगा भी कि एटम का यूज कहाँ करते हैं क्लॉक्स में। देखो बच्चों 1 सेकेंड की हमने डिफिनीशन क्या पढ़ी थी, इट इज द टाइम that makes the unperturbed ground state hyperfine transition frequency to be 9192631770 hertz of cesium atom। यहां पे लिखा नहीं है of cesium 133। cesium 133 बच्चों, cesium एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, एटॉमिक वेट 133 है, अप्रॉक्स 133। अब बच्चों सेकंड की जो इंटरनेशनल डिफिनीशन है वो क्या बोली गई है, ये भी एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन अभी के लेवल पे हम जान लेते हैं कि सेकंड की डिफिनीशन है कि अगर कोई सीजियम एटम अपनी एक स्टेट यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, बच्चों अभी आप जिस लेवल पे हो बस इतना जान लो, जब भी एटम अपनी स्टेट छोड़कर, अपनी मतलब कम ऊर्जा वाली, कम एनर्जी वाली स्टेट छोड़कर हायर एनर्जी वाली स्टेट में जाता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी यानी वेव्स।
उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 9192631770। किसके लिए? सीजियम 133 के लिए। सीजियम 133 यानी कि 133 इसका एटॉमिक वेट है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई सीजियम एटम है जो कि इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है, तो हम कह देंगे 1 सेकंड हो गया। बात समझो, सीजियम एटम को यूज करा जाए। अब बच्चों आपके दिमाग में आना चाहिए, देखो बच्चों आप पेंडुलम यूज करोगे तो वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, टेम्परेचर की वजह से उस पर डिफेक्ट होगा, क्वार्ट्ज में भी यही सब चीज़ें होंगी, स्प्रिंग में भी। लेकिन एटम तो जो यहाँ है वो चांद पर भी वही रहेगा, पूरे यूनिवर्स में वही रहेगा, उस पर ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आएंगे। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया क्यों ना ऐसी चीज़ यूज़ करी जाए जिस पर किसी का इफेक्ट ना पड़े। मतलब बात समझ रहे हो? तो एटम तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा ना, हर जगह एक जैसा ही रहेगा। अब सीजियम आप यूएस जाओगे तो कार्बन में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो हमने एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम को यूज करा है एज अ रेफरेंस। अब कैसे यूज करा है वो मैं बताता हूं आपको। देखो जो सीजियम एटम क्यों लिया गया है, यहां पर लेने को कोई भी एटम ले सकते हो बच्चों, एटॉमिक क्लॉक किसी भी एटम से बनकर, लेकिन कुछ दिमाग में आया साइंटिस्टों को, उन्होंने सीजियम ले लिया। अब रूबीडियम भी यूज हो रहा है आजकल, स्ट्रॉन्शियम यूज हो रहा है, वो ऑप्टिकल क्लॉक्स में यूज होता है, मर्करी वेपर्स यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, बहुत चीजें यूज हो रही हैं। लेकिन सीजियम में क्या है? देखो बच्चों, लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी, जो सीजियम का एटम है वो 2 टाइप के एनर्जी स्टेट में रहेगा, या तो लोअर या हायर। ये जो MF और MF लिखा है, ये बच्चों अभी आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, या नहीं भी पढ़ी तो मैं बता देता हूँ, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है कि लोअर स्टेट में इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 है और हायर में 4। इतना मत जाओ, ये सब जानने की जरूरत नहीं। अब इसका यूज कैसे कर रहे हैं हम टाइम को मेजर करने में, पहले जान जाते हैं कि अपनी कमियां क्या थी। क्वार्ट्ज क्या हो रहा था बच्चों, एक बार आपने जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ये धीमा पड़ रहा है धीरे धीरे धीरे, और ये धीमा पड़ेगा यानी कि टाइम क्या होगा, टाइम आपका जो क्लॉक होगी या वॉच होगी वो डिले हो जाएगी। अगर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि इसको जैसे ही ये धीमे पड़ रही है फिर एक जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दो, फिर ये उसी, मतलब इसको धीमे पड़ने दे ही नहीं रहे हम। बात आप समझ रहे हो? इसको मैं धीमे पड़ने दे ही नहीं रहा हूँ, ये वाइब्रेट हो रही है 32,768 से, लेकिन जैसे ही ये धीमे पड़ने वाली मैंने फिर एक जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ये फिर से उसी रेट पे वाइब्रेट कर रही है। तो मैं कह दूंगा कि भाई हमारी वॉच तो एकदम एग्जैक्ट है, या हमारी क्लॉक एकदम एग्जैक्ट है। तो सीजियम का यूज कैसे करा गया? सीजियम का यूज करा गया एज अ फीडबैक डिवाइस। फीडबैक बच्चों क्या होता है, मैं आपको डिस्क्राइब बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे आपको टीचर पढ़ाना आता है, मैं ही पढ़ाने आता हूँ, तो प्रिंसिपल कभी कभी क्लास में नहीं घुसता है कि बच्चों बताओ ये टीचर ने कैसा पढ़ाया, तो आप फीडबैक देते हो। फीडबैक का मतलब इनपुट देते हो कि ये टीचर गंदा है इसको भगा दो, ये टीचर अच्छा है, ये सब करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। फीडबैक का मतलब होता है हमको बताना है क्लॉक को कि भाई तुम अब धीमे पड़ रही हो, अब अपने आप को एनर्जी दो किसी तरह और तेज वैसे जैसे चल रही थी वैसे चलने लगो। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं बच्चों। एक हमारे पास अवन है, अवन मतलब ये अवन ऐसे घर वाला अवन नहीं है बच्चों, यहाँ पर सीजियम के कुछ आइटम रखे हुए हैं, इनको हम जब हीट करेंगे कैविटी में, तो होगा क्या कि ये एटम अपनी स्टेट को, वेपर स्टेट को, ये एक एक एटम करके छोड़ने लगेंगे। इसमें कुछ एटम होंगे लो एनर्जी स्टेट में, कुछ होंगे हायर एनर्जी स्टेट में। देखो पीले वाले लो एनर्जी स्टेट है और ये लाल वाले क्या है, हाई एनर्जी स्टेट में। अब इसकी एक खासियत है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप के मैग्नेट, ये वो मैग्नेट नहीं है जो आप नॉर्मली घरों में खेलते रहते हो, ये स्पेशल टाइप के मैग्नेट हैं जो क्या कर सकते हैं कि लो एनर्जी स्टेट के एटम को हाई एनर्जी स्टेट के एटम से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लो एनर्जी के जो येलो एटम्स हैं ये आपके अलग होते जा रहे हैं, और जो रेड वाले हाई एनर्जी हैं वो एकदम सीधे निकलते जा रहे हैं। अब होगा क्या बच्चों, अगर हम इन येलो एटम्स को एक चैम्बर में ले जाएं जिसमें वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई इन एटम्स को भी अगर हम लोअर स्टेट के जो एटम्स हैं उनको भी हायर स्टेट में ले जाएं तो उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। तो हमने इसको एक चैम्बर में, ये रैमजे कैविटी होती है, ये सब ज़्यादा नहीं जानेंगे, इसमें हम इसको रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स देंगे, रेडियो वेव्स मैंने गलत बोला, माइक्रोवेव्स देंगे जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करने लगेंगे अपने हायर एनर्जी स्टेट में, जैसे कि लाल वाले हैं ये भी लाल वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर हम मैग्नेट से इनको डिटेक्टर यानी कि ये एक हमारे पास पैनल है जो कि इनको डिटेक्ट करता है, नंबर ऑफ एटम जो इसके ऊपर गिर
गिर रहे हैं, ये इनको मेजर कर रहा है कि भाई मान लो 1 सेकंड में इसके ऊपर मान लो कि 10 एटम स्ट्राइक कर रहे हैं, 10 एटम्स इसके ऊपर गिर रहे हैं, मतलब कौन से, हाई एनर्जी स्टेट वाले, इंटर हुए लो एनर्जी स्टेट और वहां पर कौन से पहुंच रहे हैं, हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये वाली बीम का क्या लेना देना। देखो बच्चों, डिटेक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये हाई एनर्जी है कि लो एनर्जी, उसके लिए इसको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा ना, तो रेफरेंस की तरह ये काम करेगी कि भाई ये हमारी हाई एनर्जी स्टेट के एटम ऐसे होंगे, तो जब ये यहां से आएंगे तो इनको गिनेगा ये। अब देखो बच्चों, इस चैम्बर में इन एटम्स की, किसी भी एटम की एक खास बात होती है कि भाई वो वाइब्रेट, ये जो सीजियम की आपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी देखी थी वो 9192 इस तरीके से समथिंग मिलियंस में जो थी, इतने हर्ट्ज, ये तभी आएगी जब आप इसको एक फिक्स सेट ऑफ एनर्जी दोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको कोई भी एनर्जी दे दो और ये इतनी ही फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करने लगे, तो आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूनिंग वाला बटन है, हम देख रहे हैं कि अच्छा ये लो एनर्जी क्या आ रहा है, इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी, तो ये हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो ट्यूनिंग करनी पड़ेगी ना, रेजोनेंस इसको बोलते हैं, कि आप इतनी एनर्जी सिर्फ दो जितने पे वो एटम जो है वो इसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें जिसमें वो नॉर्मली करते हैं। बात समझ में आई। अब होगा क्या बच्चों कि ये जो ट्यूनिंग डिवाइस है वो आपका क्वार्ट्ज ऑसिलेटर है। क्वार्ट्ज ऑसिलेटर वही जो मैंने आपको बताया ना, जो वाइब्रेट कर रहा था, जिसको आपको हर टाइम के बाद जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी अगर वो धीमा पड़ रहा है। तो अब देखो बच्चों, अगर ये सही मेजर कर रहा है, मतलब ये एकदम एक्यूरेट है, अभी आप नई नई क्लॉक खरीद के लाए हो और ये एकदम सही चल रहा है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये ऑलरेडी ट्यून्ड है। ऑलरेडी ट्यून्ड है मतलब कि इसके वाइब्रेट होने पर ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रेडिएशन दे रहा है और इस चैम्बर में इसको लो एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मान लो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल धीमा पड़ जाए, आप यहीं से टाइम मेजर कर लो, आप यहां पर एक काउंटर यानी कि गिनने वाली एक मैकेनिज्म लगाओगे, इसको काउंट करने वाली कि भाई ये किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। यही तो अभी तक हम कर रहे थे, ये वाइब्रेट कर रहा है और हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन अब ये धीमा पड़ने लगा। यहां से दो आउटपुट जा रहे हैं, एक तो ये हमारा चैम्बर में रेडिएशन भेज रहा है और दूसरा ये हमको टाइम भी बता रहा है। लेकिन अगर ये धीमा पड़ेगा बच्चों, तो ये जो रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी और एनर्जी क्या होगी, ये भी धीमे पड़ जाएगी। और जैसे ये धीमे पड़ेगी, ये जो आपके रेड एटम्स यहां से निकल रहे हैं, मतलब लो एनर्जी के एटम, ये जो हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये पूरे पूरे उतने नहीं होंगे जितने पहले हो रहे थे, ये कुछ कम हो जाएंगे। और अगर वो कम हुए तो वो इस डिटेक्टर पे पड़ेंगे नहीं। मतलब अभी 10 एटम पड़ रहे थे, मान लो 1 सेकंड में 10 एटम स्ट्राइक कर रहे थे, कुछ टाइम के बाद अगर ये धीमे पड़ जाएगा तो होगा क्या, कुछ एटम्स यहां से इधर उधर जाने लगेंगे क्योंकि वो हाई एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाए। और ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि भैया अब 10 एटम नहीं आ रहे मेरे पास अब कुछ कम एटम आ रहे हैं, यानी कि क्वार्ट्ज ऑसिलेटर आपका स्लो पड़ गया है। ये एक सिग्नल भेजेगा कि सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ, इसको नजिंग बोलते हैं, मतलब कोहनी मारना, ये भाई तुम धीमा पड़ रहे हो, इसको धक्का मार दो। जैसे ही इसको ये इलेक्ट्रिक जोल्ट देगा, फिर उतनी ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेगा और रेडिएशन यहाँ पर फिर से ट्यून हो जाएगा और ये आपका सिस्टम फिर से हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझिए हम कर क्या रहे हैं। भाई ये धीमा पड़ने जा रहा था, धीरे धीरे हमने इसको फिर से ऐसे कोहनी मार दी, भाई नहीं तुम तेज जैसे चल रहे थे वैसे चलो वरना मेरा टाइम गलत हो जाएगा। यही एटॉमिक क्लॉक है, बस हम एटम का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो मैंने जो आपको बात बताई वो यहाँ से समझ जाओगे। देखो चैम्बर में देखो रेडिएशन ये क्या है, ये वीक हो गया है, ये देख रहे हो ये वीक है, बहुत लाइट है। तो जैसे ये धीमा पड़ा, रेडिएशन वीक हुआ, अब ये हाई एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं। कुछ कुछ एटम होंगे, ये तो बिल्कुल ही दिखा दिया, 1-2 एटम पड़ेंगे इस पर, लेकिन ये इतना जान जाएगा कि भाई जितने आ रहे थे उतने नहीं आ रहे, और ये जैसे ही नहीं पड़ेंगे इधर उधर जाने लगेंगे। देखो लो एनर्जी का ये जान जाएगा और ये एक सिग्नल भेजेगा आपके क्वार्ट्ज ऑसिलेटर को कि भैया तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को, मतलब तुम अपने आप को एडजस्ट करो क्योंकि हमारे पास इतने एटम नहीं आ रहे, और बस आपका ट्यून हो जाएगा, टाइम आपका एक्यूरेट मेजर होने लगे। अब इस एटॉमिक क्लॉक की खास बात क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कितनी देखी थी बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी सीजियम एटम की 9192631770, यानी कि ये कितना मिनिमम टाइम मेजर कर सकती है। इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो एक साइकिल में कितना टाइम होगा, 1/9192631770 सेकेंड, यानी कि ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 की पावर -10 सेकेंड तक मेजर कर सकती है बच्चों, इतनी एक्यूरेट। आजकल तो जो एटॉमिक क्लॉक है वो 10 की पावर -15 सेकेंड तक एक्यूरेट मतलब है, वो आप इतना प्रिसाइज टाइम बता सकते हो। और इनकी एक्यूरेसी इतनी होती है बच्चों कि ये 1 मिलियन ईयर्स में, 1 मिलियन ईयर में हो सकता है 1 सेकेंड गंवाएं, यानी ये स्लो भी पढ़ेंगी तो 1 मिलियन ईयर में 1 सेकेंड। और इतनी ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक्स आजकल आ गई हैं, आपको यकीन नहीं होगा, जो 1 और 2 बिलियन ईयर्स में 1 सेकेंड डिले दिखाती हैं। उनके बारे में ज़्यादा नहीं, बस ये है एटॉमिक क्लॉक का प्रिंसिपल यही है। आप समझ गए हो ना बच्चों कि जब भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल धीमा पड़ रहा है हम उसको कोनी मार देंगे, अरे भाई तुम धीमे क्यों पढ़ रहे हो, तुम फिर से तेज हो जाओ, क्लॉक जो है हमारी डिले हो रही है। ये एक बच्चों लेबोरेटरी का पूरा सेटअप है, वो बस समझाने के लिए मैंने डाल दिया। ये देखो मैंने जैसे बताया सीजियम ओवन है, यहाँ पर एटम्स को गर्म करा जा रहा है, यहाँ से आपके एटम की बीम निकल रही है, उसको मैंने मैग्नेट से फोकस करा, इसमें लो और हाई एनर्जी दोनों हैं। यहाँ पर माइक्रोवेव कैविटी में, अब आप कहोगे यहाँ तो हाई एनर्जी वाले भी जा रहे हैं, बच्चों मैंने फिर बताया कि इस कैविटी में वही एटम रेजोनेट होंगे या वही लो एनर्जी के एटम हायर एनर्जी में कन्वर्ट होंगे जैसी ट्यूनिंग आप ऑसिलेटर से करोगे। इसको रैमजे कैविटी बोलते हैं, जिसमें कि आपका रेडिएशन जा रहा है उसको हाई एनर्जी में कन्वर्ट। हाई एनर्जी वाले तो वैसे ही निकल जाएंगे और लो एनर्जी वाले हाई एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकलेंगे। ये आपका फिर से मैग्नेट से फोकस करके हम डिटेक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हाई एनर्जी भी तो डिटेक्टर के पास होनी चाहिए, उसको पता तो चले कि हाई एनर्जी वाले एटम होते कैसे हैं। और जहां कम पड़ेगा ये एटम क्या करेगा, ये एक सर्वो मैकेनिज्म का मतलब होता है बच्चों फीडबैक, जैसे मैंने बताया। इसको बताओ तो कि भाई यहां पर कितने एटम आ रहे हैं, इसके लिए सिस्टम यूज हुआ। अब जहां ही एटम कम हुए इसने एक सिग्नल भेजा और इस सिग्नल से इस पे एक जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई कि भाई तुम धीमे पड़ रहे हो, तुम अपने आप को ट्यून करो। ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है, ये टाइम बता देगा, और जैसे ही ये धीमा पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये फिर से वैसे ही वाइब्रेट करने लगेगा। मतलब ये इतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब ट्यून हो रहा है कब नहीं ट्यून हो रहा है। तो ये है हमारी एटॉमिक क्लॉक जो कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। बात समझ गए? अब बच्चों एटॉमिक क्लॉक तो जान गए, अब आप सोच रहे हो कि इतनी एक्यूरेट क्लॉक हमको क्यों चाहिए सर, इतनी एक्यूरेट क्लॉक का हम करेंगे क्या, हमको दिन और घंटे का तो फर्क पड़ता नहीं है, ये सेकेंड और माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड का क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो बच्चों हमें नहीं पड़ता है, लेकिन जो हम डेली यूजेस में आपको बताऊंगा मैं, जीपीएस जो आप यूज़ करते हो उसमें एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ होती हैं और इसको यूज़ करना भी ज़रूरी है। अगर नहीं यूज़ करोगे तो बहुत गाली खाओगे। कैसे गाली खाओगे बताता हूँ। मान लो आप कहीं जंगल में फंसे हो और आपका दोस्त जो है आपको कॉल करता है, ठीक है, आप जंगल में फंसे हो या आप बाहर हो, आपका दोस्त आपको कॉल करता है, वो जंगल में फंसा हुआ मान लेते हैं, और वो आपसे कह के भाई मैंने लोकेशन भेजी, किसी तरह सिग्नल मिला है, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। अब आप जाके वहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हो, हाँ भाई आ गया आ गया आ गया। वो कहेगा भाई तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, तुम पता चला 10 किलोमीटर दूर खड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीपीएस एक्यूरेट नहीं बता रहा है। अब तुम सोचोगे सब तो सही है, बैटरी भी है मेरे फ़ोन में, लोकेशन पे नेटवर्क भी आ रहा है, तो गलत क्या है? गलत है जीपीएस में क्लॉक, बाकी सब चीज़ें सही होंगी तो क्लॉक गलत होगी, और फिर वो आपको गाली देगा। आ से क्या तक जितनी गाली आती है वो सब दे देगा। तो देखो बच्चों जीपीएस कैसे वर्क करता है और इसका एटॉमिक क्लॉक का क्या लेना देना है। जीपीएस जिस सिद्धांत पे काम करता है, जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो ट्राइलेट्रेशन बोलते हैं, या कहीं कहीं पर ट्रायंगुलाइजेशन भी लिखा देखे होगे। ये क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। कैसे पता करेंगे देखते हैं। देखो बच्चों मान लो ये अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मान लो आप ये अर्थ है, आप कहीं यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपके पास एक मोबाइल है और यहाँ पर एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट से काम होता है ना। अब होगा क्या, ये सैटेलाइट क्या करेगी, आपकी लोकेशन को जानने के लिए कि भाई आप हो कहाँ पर, ये एक सिग्नल देगी और सिग्नल आपके रिसीवर पे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर फिर से इसके पास आएगा। तो ये टाइम को मेज़र करेगी, सिग्नल के जाने में और आने में टाइम को मेज़र करेगी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। जो भी सिग्नल होगा वो किससे चल रहा होगा बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट से, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा होगा।
ये इसको टाइम से मल्टीप्लाइड करेगी और बता देगी कि भाई हाँ आप इतनी दूरी पर हो, और एक ये जोन ऑफ स्फेयर यानी कि एक स्फेयर बन जाएगा इसके इर्द गिर्द कि भाई आप कहीं ना कहीं इसी स्फेयर में हो। लेकिन अब बात ये आती भाई तुमने ये मैं कहीं स्पेस में तो हूं नहीं, उसके लिए क्या होगा, एक दूसरी सैटेलाइट भी यही काम करेगी, वो भी आपको सिग्नल देगी, रिसीव होगा, टाइम से मल्टीप्लाई होगा और पता चलेगा इतनी दूरी पर हो, एक और स्फेयर बन जाएगा। ये दोनों स्फेयर जब इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, आप जानते हो जब दो स्फेयर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सर्किल बनता है। देखो बच्चों, एक नीला वाला दिख रहा है, दो स्फेयर, ये देखना बच्चों, ये लाल और हरा स्फेयर जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है बच्चों, एक सर्किल बन रहा है। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं इस सर्किल में लाई करते हो। अब दो सैटेलाइट से हमको इतना तो पता चल गया कि स्फेयर में नहीं हो आप कहीं, आप दो स्फेयर के इंटरसेक्शन यानी एक सर्किल में हो कहीं ना कहीं। अब क्या करना है हमको, और ज्यादा पॉइंट करना है। सर्किल में तो कहीं भी हो सकते हो, धरती के ऊपर भी हो सकते हो, धरती के ऊपर भी हो सकते हो। अब हम तीसरी सैटेलाइट यूज करेंगे बच्चों, वो क्या करेगी, वो सिग्नल भेजेगी, रिसीव करेगी और एक और स्फेयर बना देगी बच्चों। जब ये स्फेयर बनेगा बच्चों तो तीन स्फेयर का जो इंटरसेक्शन होता है वो बच्चों आपको 2 पॉइंट देगा। आप या तो यहां हो सकते हो और या तो यहां हो सकते हो। अब बस आपको एक चीज पता करनी है कि कौन सा पॉइंट, आप यहां हो या यहां हो। तो जो चौथा स्फेयर अगर हमको पता चल जाए तो चौथे स्फेयर के लिए सैटेलाइट का काम नहीं करते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, चौथा स्फेयर कौन सा स्फेयर होगा, अरे चौथा स्फेयर आपकी अर्थ है, आप अर्थ पे ही तो हो। हम अर्थ को ले लेंगे चौथा स्फेयर और आप अर्थ की सरफेस पे आ जाओगे। अगर आप स्पेस में कहीं हो तब बात अलग है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं कि आप अर्थ पे हो तो अर्थ आपका चौथा स्फेयर। ये देख रहे हो बच्चों, आप यहां पर हो, तीन स्फेयर, यहां से सिग्नल गया, यहां से आया, इस सैटेलाइट को पता चल गया आप किसी इस स्फेयर में लाई करते हो। दूसरी सैटेलाइट से सिग्नल गया, सिग्नल आया, इसको पता चल गया आप कहीं इस स्फेयर में लाई करते हो। तीसरी सैटेलाइट को भी यही हुआ, उसको पता चल गया आप किसी इस स्फेयर में लाई करते हो। तीनों के इंटरसेक्शन से पता चल गया और अर्थ के इंटरसेक्शन से कि आप यहां पर लाई करते हो। अब बच्चों बात आती है जीपीएस, तो आप जान गए कैसे काम करता है। यहां बात आती है जो मैंने पहली बार में बोला कि सिग्नल जाएगा, सिग्नल आएगा और वो टाइम से मल्टीप्लाई होगा और हमको पता चल। ये बोलने में जितना आसान लग रहा है ना बच्चों उतना है नहीं। अब ये सोचो कि ये सिग्नल चल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से। मान लो आपकी क्लॉक जो आपके पास है, जो रिसीवर है आपका, उसमें एरर 1 माइक्रोसेकंड की है, मतलब 1 सेकंड की भी एरर नहीं है, 10⁻⁻6 सेकंड की एरर है। तो होगा क्या बच्चों, जरा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। जरा 10⁻⁻6 को 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 300 मीटर। यानी कि अगर 1 माइक्रोसेकंड की भी ये आपके जो क्लॉक है उसमें कोई दिक्कत हुई या एरर हुई तो वो पोजीशन में कितनी एरर बताएगा, 300 मीटर की। और कहीं आप इमेजिन करो इसमें 10⁻³ सेकंड की हो गई तो कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की एरर बता देगा। बात मेरी समझ रहे हो आप। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, इन सारी सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक रख देते हैं। वो क्या करती है बच्चों, आपके जो रिसीवर का टाइम है और जो एक्यूरेट टाइम है उसका डिफरेंस पता करती है। ये एटॉमिक क्लॉक बेसिकली करती क्या है, ये आपके रिसीवर पर डिपेंड ही नहीं करती है, आपके रिसीवर की जो क्लॉक है ये उसको करेक्ट करने की कोशिश करती है। बात समझो, इसको पता है कि आपके सिग्नल गया, सिग्नल आया, जो आपका एक टाइम होगा और एक एटॉमिक क्लॉक का टाइम होगा जो सैटेलाइट पे है, वो मेजर करेगा कि भाई आपकी क्लॉक में एरर कितनी है, उससे हम इस एरर को एडजस्ट कर देंगे। अब बच्चों यहां पर आइंस्टाइन सर का भी बहुत बड़ा रोल है। ये एटॉमिक क्लॉक इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट को भी कंसीडर कर लेती हैं। अब आप सोचोगे क्या चल रहा है, ये मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो बच्चों, अब बात समझते हैं आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती थी कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज चलेगी, लगभग स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने लगेगी, मतलब जो चीज़ ज़्यादा तेज चल रही होगी तो टाइम को क्या कर देगी, स्लो कर देगी। यानी कि अगर कोई क्लॉक है और वो बहुत तेज़ी से जा रही है तो टाइम उसमें क्या होगा, स्लो हो जाएगा। और एक चीज़ और बताई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, क्या बताई,
कि कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट जो स्पेस में होता है वो स्पेस टाइम के कपड़े में, कपड़े यानी मैट्रिक्स हम यहाँ पे बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये कपड़ा है, ये जो जाली दिख रही है कपड़ा है, इसमें हम कोई एक मटेरियल रख दे तो उसमें एक डेंट बना देगा ना, जैसे अर्थ रख दी तो डेंट तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ से पास में होंगे, जिन पे ग्रेविटी ज़्यादा लग रही होगी, टाइम उसमें स्लो होगा, मतलब टाइम उसमें धीरे चलेगा। और जो दूर होंगे टाइम उसमें तेज चलेगा। यानी यहाँ का 1 सेकेंड, यहाँ जब का 1 सेकेंड और यहाँ के 1 सेकेंड में बहुत फर्क होगा। जब यहाँ 1 सेकेंड होंगे तो यहाँ पता चला 10 सेकेंड हो गए, क्योंकि ये फास्ट चल रही है। और क्योंकि ये बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है, बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है, बात समझो। तो क्योंकि तेजी से चक्कर लगा रहा है, यानी जो सैटेलाइट है वो आपकी बहुत तेजी से चक्कर लगा रही है। जो आपकी जीपीएस है, यानी यूएसए का जो जीपीएस यूज हो रहा है, वो लगभग 20,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से। जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रही है सैटेलाइट, वो 20,000 किलोमीटर दूर है। और जिस स्पीड से वो चल रही है वो लगभग 14,000 किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी वजह से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से होता क्या है कि एटॉमिक क्लॉक जो कि इतनी तेजी से चल रही है, वो एक दिन में 7 माइक्रोसेकंड धीमे पड़ जाती हैं। मतलब कि वो धीमे हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। और क्योंकि वो 20,000 किलोमीटर दूर हैं तो उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट कम है अर्थ की, तो वहां पे टाइम तेज हो जाता, तो वो 45 माइक्रोसेकंड पर डे फास्ट भी हो जाती हैं। यानी टोटल जो उस क्लॉक पे इफेक्ट पड़ रहा है वो 38 माइक्रोसेकंड, यानी 45 बढ़ा 7 घटा तो टोटल कितना हुआ बच्चों, 38 माइक्रोसेकंड पर डे। तो ये जो एटॉमिक क्लॉक भेजी जाती है बच्चों, इनको रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलिब्रेट करा जाता है। मतलब उसमें ये एरर को भी कंसीडर करके भेजा जाता है कि भाई आइंस्टाइन सर की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको धीमा या तेज कर देगी, तो उसको भी कंसीडर कर लो। बात समझ में आ रही है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छा कोई टॉपिक यूनिट मेजरमेंट में एज अ केस स्टडी नहीं हो। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक आपको पॉइंट दिया है कि आप इसको रिसर्च करो, थोड़ा और जानो कि एटॉमिक क्लॉक कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। सर ने एक लेबोरेटरी है स्विट्जरलैंड में, आपने सुना होगा, यहाँ पर एटम्स की स्प्लैशिंग होती है, मतलब कि उनको टकरवाया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल की स्ट्राइकिंग होती है। उनमें एटॉमिक मेजरमेंट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर जरा सा भी डिले हुआ तो एटम इधर उधर चले जाएंगे। वहाँ पर यूज़ हो रहा है। जीपीएस यूज़र पता नहीं कहाँ का यूज़। अब इसरो जो है, मैं ये भी बता देता हूँ, इसरो अभी रूबीडियम क्लॉक्स का यूज़ कर रहा है। मतलब एटॉमिक क्लॉक्स ही हैं, उसमें सीजियम ना यूज़ होकर रूबीडियम यूज़ हो रहा है। और कोई भी एलिमेंट, स्ट्रोंशियम यूज़ हो रहा है, मरकरी वेपर्स यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग मटेरियल है। सीजियम का भी यूज़ पहले होता था, अब कम कर दिया गया क्योंकि क्लॉक बड़ी बल्की हो जाती है। आपको ज़्यादा रिसर्च करनी है तो आप और भी जाके देखना, जितना रिसर्च करोगे उतना दिमाग खुलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंट्रोडक्शन था। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो आप एक बार देख लो, थोड़ा तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, तो आप और अच्छी वीडियो देख लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।